नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सपर्ट टॉक की सीरीज़ में आज हमारे बीच होंगे मिस्टर वैभव जैन, जिनका 15 इयर्स प्लस का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। 10 इयर्स से ज़्यादा समय इन्होंने एआई, एमएल और डेटा एनालिटिक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में दिया है। कई रिनोन ब्रांड जैसे टीसीएस, केपीएमजी, नोमुरा बैंक, एयर एशिया, इंडिगो एयरलाइंस, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि एआई, एमएल और डेटा एनालिटिक्स के एरिया में कितना स्कोप है, किस तरीके से, किस रोड मैप से हमें अपनी प्रिपरेशन करना है और एवरेज पैकेज इंडस्ट्री में इस समय क्या है, कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस बना सकते हैं इस एरिया के अंदर। ये सारी बातें आज हम उनसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ग्रेट लर्निंग और अपग्रेड जैसे ब्रांड के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी हुई है। तो आज हम बात करेंगे वैभव जैन जी से इस एक्सपर्ट टॉक की इम्पोर्टेंट सीरीज में। स्वागत है वैभव जैन सर आपका। थैंक यू सर। आज हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे स्टूडेंट को आपकी जो जर्नी रही है, कैसे, किस तरह से आपका एजुकेशन रहा है और कैसे आपने आईटी में पर्टिकुलर एआई, एमएल और डेटा साइंस के एरिया में अपनी एक्सपर्टीज़ गेन करी और डिफरेंट आईटी ऑर्गेनाइजेशंस को आपने सर्व किया है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताइए। जी, थैंक यू सर। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2011 में। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी थी मैंने, और उसके बाद में काफ़ी क्यूरियस था मैं। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, उस टाइम पे ये वर्ड कॉइन नहीं हुआ था। तो मेरा पहला जॉब जो था वो टीसीएस में था, और उसमें मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया था। C#.NET में कोडिंग करी थी मैंने एप्लीकेशंस में। और फिर जैसे जैसे मेरा रोल बढ़ा, मैं बिज़नेस एनालिटिक्स की तरफ गया, और वहाँ पे मुझे एनालिटिक्स के बारे में एक्सपोजर मिला, पता लगा। और वहाँ पे ही उसके साथ में मैंने एक कोर्स किया था ISB हैदराबाद से, जहाँ मेरे को और ज़्यादा एक्सपोजर मिला। और वहीं से फिर मेरी जर्नी चालू हुई एज अ डेटा साइंस। फिर मैंने एक जापान बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया, नोमुरा, और वहाँ मैंने एज अ सीनियर एनालिस्ट पे काम किया। काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैं एनालाइज कर रहा था वहाँ पे, और अलग अलग एस्पेक्ट्स और अलग अलग टूल्स वहाँ पे मैंने सीखे, जैसे कि टैबल्यू, पावर BI, डेटा विजुलाइजेशन के जो टूल्स हैं। और उसके बाद में मैंने एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, और वहाँ पे मैंने उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम में काम करना चालू किया एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो वहाँ से मेरा पाइथन में रुझान बढ़ा। पाइथन में मशीन लर्निंग के मॉडल्स मैंने कोड करना चालू किए। सुपरवाइज्ड मॉडल्स भी कोड किए, अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स भी कोड किए। लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पे R बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट्स को हमने ट्रांजिशन किया पाइथन में, और फिर उनको मॉडल्स को डिप्लॉय किया। तो हमने काफ़ी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए। और फिर मेरा जर्नी एयरलाइंस की तरफ रुझान बढ़ा। तो एयरलाइंस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, और उनको हमने काफ़ी सरलतापूर्वक बनाने की कोशिश करी पाइथन में। इवन और दूसरे काफ़ी सारे डेटा सोर्सेज को इंटीग्रेट किया। और वहाँ पे फिर डेटा इंजीनियरिंग, अलग अलग ब्रांचेस जो AI की हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, ML ऑप्स है, मशीन लर्निंग एज ए ऑपरेशंस। फिर डेटा इंजीनियरिंग में डेटा को, बड़े बड़े ह्यूज अमंगस वॉल्यूम के डेटा को कैसे लेके आते हैं एयरलाइंस के IoT बेस्ड सिस्टम्स से, सेंसर्स जो एयरलाइन में लगे रहते हैं वहाँ पे। तो ये सब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, और उससे डेटा से इंसाइट्स कैसे निकाल के लाना, डैशबोर्ड्स में। फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम पे मैंने काम किया एयरलाइन के। और अभी मैं एट प्रेजेंट नगारो में काम कर रहा हूँ एज अ प्रोग्राम मैनेजर। तो काफ़ी सारे AI के प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहा हूँ, और साइड में जैसे शौक है, तो काफ़ी सारा एजेंट्स भी बना रहा हूँ पाइथन में, और उनको टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी एजेंटिक AI में काम कर रहा हूँ मैं। तो ये सर जर्नी थी मेरी IT। वैभव जैन जी से हम अगला प्रश्न पूछें उसके पहले मैं एक जानकारी हमारे सभी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि वैभव जैन ने भी ओसोप कोडिंग के बैनर के साथ ही अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करी थी। जब इन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तब से ये ओसोप कोडिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और काफ़ी उस समय से हमको लगता था कि इनकी पर्सनैलिटी में स्पार्क है। और उस समय भी जब टॉप MNCs कॉलेज में आती थी, Tier 2 लेवल के कॉलेज से इन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और फिर अपने रास्ते खुद चुने। तो हम चाहेंगे इनसे समझना है कि
AI/ML डेटा साइंस में ये डायरेक्टली आपको मौका मिला था, या फिर आपने जब अपनी जर्नी शुरू करी तो इन बिटवीन वो क्या परिस्थितियाँ थी जिसके बेसिस पर कोई स्टूडेंट अपने आप को या अपने करियर के पाथ को आइडेंटिफाई कर पाए? जी। तो ये हमारे स्टूडेंट को सबसे ज़रूरी पॉइंट समझना है, ये मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें। श्योर सर। सो पहली बात तो यस, मैं बिल्कुल फॉर्चुनेट था कि मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर्स, मैं सर से भी पढ़ा हुआ हूँ, और C# और C++ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस, इवन जावा में कोर जावा सर से मैं पढ़ा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मेरा था, और वो हेल्प किया मुझे आगे के कंपनी को क्रैक करने में, और इवन वहाँ पे जाके सरवाइव करने में, वहाँ पे बड़े बड़े एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में मुझे स्ट्रक्चर और ये जो प्रोग्राम का एक लाइफ साइकिल है वो समझ में आता था। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया, और ये मेंटर का ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइट हाउस की तरह होते हैं मेंटर, जो कि आप को गाइड करते हैं सही तरीके से। डेटा साइंस और एआई में मेरा उस टाइम पे उतना स्कोप नहीं था, और उस टाइम पे ये टर्म कॉइन भी नहीं हुआ था। तो ये तो जो वर्ड है वो 2014-15 में कॉइन हुआ था, यूएस में कॉइन हुआ था, तो वो उस टाइम पे उतना पॉपुलर नहीं था। तो हमने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर SDLC लाइफ साइकिल जो है उसमें कोड करना चालू किया, एप्लीकेशन बिल्ड, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा में हमने एक्सपोजर लिया, वहाँ पे हमें दिखी फिर ये अपॉर्चुनिटीज़, और हम इसको ग्रैब करके और फिर आगे सीखने में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितने ज़्यादा क्यूरियस होंगे इस फील्ड में, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। मतलब स्टूडेंट के लिए समझने वाली बात ये मानते हैं कि हो सकता है उन्होंने अपनी जर्नी किसी और टेक्नोलॉजी शुरू करी हो, यस, लेकिन इन बिटवीन अगर हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं या यस, इंडस्ट्री की डिमांड को ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो आसानी से अपने आप को डाइवर्ट कर पाते हैं, और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जिन टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड आने वाली, शायद उनको फिर वो अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, यस सर। तो उसके लिए 2 पॉइंट है। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था, तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे आप C से कोडिंग सीखे हुए हैं और C++ में कोडिंग सीखे हुए हैं, और आपको डेटा स्ट्रक्चर पता है, आपको एडा पता है आपको, तो आप पाइथन में भी उसको कोड कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस वही रहती हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, ऑलमोस्ट फंडामेंटल तो सेम ही है, फंडामेंटल सेम रहते हैं। तो और बाद में फिर आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी फील्ड का हो, इवन डेटा साइंस में तो आर्ट्स के भी लोग आए हैं जिनको डोमेन लेके आ गए हैं, बायो इंजीनियरिंग के भी आप काफ़ी साइंटिस्ट देखेंगे जो कि जिनको डोमेन का आइडिया है, लेकिन वो फिर आके उसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंट करके, और इसीलिए ये डोमेन स्पेसिफिक अगर होता है तो और ज़्यादा, जैसे मेरे को एयरलाइन में मैं गया तो एयरलाइन में मैंने काम किया, तो डेटा साइंस प्लस आपका डोमेन, अगर आप किसी डोमेन से आ रहे हैं तो आजकल फिजिसिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा, तो आप बाद में अपनी राह उस साइड में चुन सकते हैं, और उसमें आप बड़ी आसानी से करियर बना सकते हैं। तो सर, हम सबसे ज़रूरी बात समझना चाहते हैं कि एज ए स्टूडेंट, अगर सपोज बीटेक, MCA या BCA कोई स्टूडेंट परसू कर रहा है और उसके माइंड में है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स में या AI/ML में अपना करियर बनाना है, तो व्हाट शुड बी द राइट ट्रैक, व्हाट शुड बी द अप्रोच, उसे सही मायने में क्या क्या स्टेप लेनी है? जी, लैंग्वेज पार्ट पे सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है, या फिर अगर मुझे एनालिटिक्स में जाना है तो फिर उसे कौन से ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, AI/ML वाले ट्रैक पर अगर मूव करना है तो फिर उसे किन टूल टेक्नोलॉजीज को एक्चुअल सीखना चाहिए? तो ये आप जरूर हमारे स्टूडेंट्स को बताइए इसमें। श्योर। तो लैंग्वेज पार्ट में अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो अभी पॉपुलर है और कॉमन जो लैंग्वेज चल रही है वो पाइथन है। पाइथन में आना चाहिए, और पाइथन को बिल्कुल मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए पाइथन में, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स का पाथ अगर लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको अगर हम सोचें और करें तो काफ़ी अच्छा हमारा डेटा एनालिटिक्स हो सकता है। जैसे डेटा विजुलाइजेशन में आप जब भी डेटा को लेके और उसे विजुलाइज करोगे तो टैब्लू एक बहुत पावरफुल टूल है जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा पावर BI भी है जो माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी
डिमांड में है वो। काफ़ी डिमांड में है वो टूल। तो ये 2 टूल आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के। इसके अलावा आपको डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए भी कुछ टूल्स हैं, जैसे ऑल्ट्रिक्स करके एक टूल है जिसमें कि आप रॉ डेटा को फीड करिए और वो वर्कफ्लो बना के आप उसको ऑटोमेटिकली उसमें जैसे फ़िल्टर लगाना है, जो भी काम आप एक्सेल में करते हैं। तो एक्सेल का क्या लिमिटेशन है, उसमें तो केवल काफ़ी रो से रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि आप 2 लाख रो से या 2.5 लाख रो से ज़्यादा आप डेटा फीड नहीं कर सकते एक बार में। लेकिन ऑल्ट्रिक्स ऐसे टूल हैं जिसमें आप टन्स ऑन टन्स उसको डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हो और उसमें टन्स ऑफ टन्स डेटा को आप लिमिटेड रोज हम लोग एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो उसमें वर्कफ्लो बना के आप एक बार टाइम सेट कर दीजिए और वर्कफ्लो बार बार चलता रहता है। तो वो टूल आप कर सकते हैं। एक नाइम करके टूल है जो भी ऑल्ट्रिक्स जैसा ही है, उसको भी आप यूज़। तो ये डेटा एनालिटिक्स में आपको अगर करना है तो ये डेटा एनालिटिक्स के कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके वो पाथ ले सकते हैं, जो नो कोड टूल्स भी हैं, लो कोड टूल्स भी हैं, और पाइथन आपको अगर कोड से करना है तो वो पाइथन है। तो दोस्तों ये इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया सिर्फ डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड पाथ के लिए। अब मैं चाहूँगा कि AI/ML को लेकर अगर कुछ स्ट्रेटेजी हमारे स्टूडेंट की होती है, उनके माइंड में कुछ आगे बढ़ने का सपना है AI/ML वाले ट्रैक पे, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूट क्या होगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो डरे नहीं स्टूडेंट्स जो डर जाते हैं एकदम से कि बहुत ज़्यादा कोडिंग होगी और पता नहीं क्या होगा, ऐसा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो AI/ML वाले ट्रैक में अगर हम जाते हैं तो AI/ML वाले ट्रैक में पाइथन एज अ बेस लैंग्वेज हमारी चलती है, और उसके अलावा हम अगर कोडिंग में जाते हैं तो हमें एल्गोरिथम समझना बहुत ज़रूरी है मशीन लर्निंग के लिए, और वो एल्गोरिथम्स आपके स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड 2 में डिवाइड हो जाते हैं। तो जहाँ हमारे पास लेबल्ड डेटा रहता है, जैसे कि ये कैट है या डॉग है, तो पहले से लेबल डेटा जो रहता है उसके लिए सुपरवाइज एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम लोग, रिग्रेशंस हैं, तमाम एल्गोरिथम्स हैं। उसके अलावा अनलेबल्ड डेटा जहाँ पे कि हमारे पास में ये पता नहीं होता कि लेबल है या नहीं है, किस तरह का डेटा, तो वो एल्गोरिथम अपने आप ही उसमें से पैटर्न ढूंढ के हमें बता देता है। तो ये ब्यूटी है अनस्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम की, तो वो आप कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों पे फोकस रहता है जब हम AI/ML का ट्रैक देखते हैं। तो पहला तो कि एक बेस लैंग्वेज क्या है इन एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए, जो कि पाइथन है, उनमें आप कोड करके इन एल्गोरिथम्स को बनाते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आप एल्गोरिथम्स को समझना कि वो एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो उस तरह से रहता है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने वो एल्गोरिथम बना लिया उसके बाद उसको डिप्लॉय करना, तो उसको डिप्लॉय आप क्लाउड पे कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय आप अपने खुद के नेटिव ऐप में कर सकते हैं, ऐप बना भी सकते हैं। तो जैसे आप अपने मोबाइल में देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग, तो कल का क्या वेदर होने वाला है, परसों का क्या वेदर होने वाला है, तो ये एक AI मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है जो बैकएंड में चलता है एज एन ऐप, और इसमें जो डेटा फीड होता है हिस्टोरिक डेटा, और उसको मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो फोरकास्टिंग का एल्गोरिथम है वो पीछे चलता है, और उसके बाद में आपको डिस्प्ले कर देता है कि कल का वेदर क्या होने वाला है या आगे का वेदर कंप्लीट नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि वो आगे का प्रेडिक्शन करते रहते हैं। तो ये सब AI/ML का ही एक एग्जांपल है। स्पेसिफिक कौन से टूल ऐसे होंगे जो AI/ML में ही आपको करना जरूरी है अलॉन्ग विद दिस पाइथन? जी, तो अगर हम नो कोड या लो कोड टूल्स की बात करें तो AI में एक deepcognition.ai है, H2O है, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनमें आप केवल ड्रैग और ड्रॉप करके भी आप बिना कोड करके भी आप वो मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर का खुद का अपना मशीन लर्निंग स्टूडियो है जिसमें आप केवल प्लग और प्ले कर सकते हो। प्लग करो आप डेटा सोर्स और आप ड्रैग करो ये एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम, और वो आपको अकॉर्डिंगली विजुलाइज हो जाएगा। ऐसे ही अमेजन का खुद का एक अपना सेज मेकर करके है जिसमें भी सेम है, आप बस उसको ड्रैग करो और आप अटैच करो डेटा को उस नोड को उससे, और आपको पूरा तो मतलब लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे हम विदाउट कोडिंग, बिल्कुल कोडिंग ना करते हुए केवल ड्रैग ड्रॉप करके प्ले अराउंड करके भी हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये ऐसे गूगल का भी एक अपना गूगल AI स्टूडियो है। कोडिंग वाले रूट से मान लिए जाते हैं अगर थोड़ा, तो फिर वहाँ कौन से टूल या टेक्नोलॉजी होंगी? कोडिंग में अगर हम जाते हैं तो एज पाइथन तो हमारा रहेगा ही, उसके अलावा काफ़ी सारे मशीन लर्निंग के रैपर्स हैं, जैसे लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है जो कि डेटा विजुलाइजेशन के काम आती है, उसके अलावा आपका नमपाई है,
पांडाज है, ये लाइब्रेरीज़ को आप डायरेक्ट कॉल करिए और वो डायरेक्ट आपके यूज़ कर लेंगे। जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए साइकिट लर्न करके एक लाइब्रेरी है जिसको हम कॉल करते हैं और फिर कोई सा भी मशीन लर्निंग मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो है, केराज है, तो एक आप इनको एज अ रैपर देख सकते हैं। किस एरिया में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज गेन करना है जी। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट उस पाथ को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो मशीन लर्निंग एक बड़ा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें भी सब एरियाज़ हैं जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुलाइजेशन, फिर मशीन लर्निंग में भी एरियाज़ हैं। डीप लर्निंग एक ऑप्शन हो गया। डीप लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग का ही एक जनरेटिव एआई का भी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स उस अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप वो चूज़ कर सकते हैं। अभी जैसा आपने जनरेटिव एआई वर्ड यूज़ किया है, तो मैं नेक्स्ट जानना भी चाहता था कि हमारे स्टूडेंट को ये क्लैरिटी हो कि जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई जी, ये काफ़ी ज़्यादा बज़ मार्केट में इसको लेकर है। और अभी कहीं भी इंडस्ट्री में आप ट्रेंड देखेंगे या और कहीं भी किसी भी तरह के चेंजेस जब बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट होते हैं, तो उसमें ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट को भी सुनने में आती है और डे टू डे में हम लोग भी कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो इन दो को लेके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को आप क्लैरिटी दे कि सही मायने में ये दोनों क्या है और इनमें भी क्या हम अपनी एक्सपर्टीज़ गेन करके आगे हमारे करियर की डायरेक्शन बना सकते हैं क्या? जी जी सर। तो यस बिल्कुल, आप भी फ्यूचर ही जो है वो जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का फ्यूचर है। और आगे आने वाले सालों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है काफ़ी। तो जनरेटिव एआई बेसिकली आपने अभी सुन रहे होंगे जैसे चैट जीपीटी काफ़ी यूज़ हो रहा है और गूगल में माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट यूज़ हो रहा है, जेमिनाई है, क्लॉड है, ये सब एक जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस हैं जो कि जिनको कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम मॉडल्स बोला जाता है। और ये डीप लर्निंग का, जैसे मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग और डीप लर्निंग का एक पार्ट है जनरेटिव एआई। अब आप इसमें जनरेटिव एआई मतलब जनरेट और एआई दो वर्ड हैं इसमें, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे मॉडल्स जो कि नए पुराने हिस्टोरिक डेटा को देख के नए कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं। अब वो कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आप उससे 100 ईमेल्स का डेटा या 100 लेटर्स का डेटा उसको फीड करिए और उससे आप एक नया लेटर लिखवा सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपका टेक्स्ट जनरेशन हो रहा है या कोई इमेज जनरेशन हो रहा है तो वो जनरेटिव इसीलिए उसको बोला जाता है, वो जनरेटिव एआई मतलब रिसेंबल करते हुए यू कैन जनरेट समथिंग न्यू, यस, ईदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इन द इमेज और एनीथिंग और वीडियो। तो उस तरह से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जनरेटिव एआई क्या है। और उसके पीछे जो मॉडल्स लगते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डीप लर्निंग पे बेस्ड हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स एक डीप लर्निंग का एक पार्ट है। उसके ट्रांसफॉर्मर्स के बेस पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनते हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बेस पे आपके जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस आजकल बन रहे हैं। तो ये तो सर जनरेटिव एआई है और काफ़ी धूम मचा दी है, बिल्कुल मतलब चैट जीपीटी हर जगह यूज़ हो रहा है। और इससे भी आगे एक फॉर्म आ गया है अभी जो कि एजेंटिक एआई है। अब एजेंटिक एआई जैसा कि वर्ड है सर, एजेंटिक और एआई, तो एजेंट जहाँ जहाँ पर एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, अब यही काम जैसे आप चैट जीपीटी से करवा रहे हैं कि मुझे लेट्स से रिलायंस का शेयर का एनालाइज करना है कि शेयर प्राइस रिलायंस की क्या होने वाली है। तो एक तो ये है कि हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिख दें और वो प्रॉम्प्ट जो हम लिखेंगे कि प्लीज़ एनालाइज द रिलायंस शेयर फॉर मी फॉर द नेक्स्ट वीक, तो वो इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे पुराना हिस्टोरिक डेटा को देखेगा और उसके बेस पे एनालाइज करके और अपने को उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं और वो सब हैं वो अपने को पूरी निकाल के दे देगा। तो कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि वो उसी हिस्टोरिक डेटा पे और उसको अपन ने एक जनरल प्रॉम्प्ट दिया है, तो वो उसका जो एरिया ऑफ सर्च है वो वाइड रहेगा। तो एरिया ऑफ सर्च वाइड रहने के हिसाब से वो उतना अपने को एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। यही आप सोचें कि आपने रूम में फुल ऑफ एनालिस्ट बैठा दिए हैं और वो एक एनालिस्ट एक एजेंट्स, तो सर रूम फुल ऑफ एनालिस्ट विच विल एक्ट एज एजेंट्स। तो एक एजेंट आपका रिलायंस का एक ईयर का डेटा ले रहा है, एक एजेंट आपका रिलायंस का दूसरा डेटा ले रहा है, एक एजेंट उसको वैलिडेट कर रहा है, फिर उसको कंसोलिडेट करके तो ऐसे आप मान लीजिए उसी काम को करने के लिए आपने 100 एजेंट लगा दिए हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक महीन काम करके आपको रिजल्ट दे रहे हैं।
तो ये आपका बहुत एक्यूरेसी बढ़ेगी उससे। एक्यूरेसी बढ़ेगी, और इसी को हम एजेंटिक एआई कहते हैं कि जहाँ पर काफ़ी सारा काम को तोड़ तोड़ के अगर वो स्पेसिफिक हो के थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाना है एक्यूरेसी की तरफ, तो वो सर एजेंटिक एआई है, जहाँ पे काफ़ी सारे अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल जितने भी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज हैं और जो भी ऑटोमेशंस है, जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस है, वो सब अब रिप्लेस होके एजेंट्स के द्वारा हो रहा है। चाहे वो एक छोटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे सब जगह एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई आके बैठ गया है। तो हमें इसलिए स्टूडेंट्स को उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा काम कंपनीज़ का और सारे ऑर्गेनाइजेशन का हमारा डे टू डे काम इसी पे निर्भर रहेगा। तो इसलिए उसको सीखना और उसको अगर कैरियर ऑप्शन हम बनाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा आगे। गोल्ड माइन कह सकते हैं सर हमें। तो नेक्स्ट सर हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को ये क्लैरिटी हो कि इस एआई एमएल और डेटा एनालिटिक्स वाले ट्रैक पर जॉब मार्केट अभी कितना बड़ा है, डिमांड क्या कहती है इंडस्ट्री की, और एज ए फ्रेशर जब स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो एक एवरेज पैकेज ऑफरिंग इंडस्ट्री में क्या है स्टैंडर्ड में। ये क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के माइंड में होते हैं कि एक तो मार्केट एक्सपोजर कितना बड़ा, दूसरा एक इनिशियल पैकेज ऑफरिंग क्या होगी। जी सर, तो सर आजकल जैसे कि सारे ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, सारा डेटा इज़ द मेन ऑयल, डेटा इज़ द न्यू ऑयल बोला जा रहा है जी। तो डेटा ही सब कुछ सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है और वो बैकबोन है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड है ऐसे स्किल्ड रिसोर्सेज की जो कि डेटा से इंसाइट्स को कन्वर्ट कर सकें और उस डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करके उसमें से कुछ ना कुछ इंसाइट्स निकाल सकें। तो ये मार्केट में डेफिनेटली डिमांड बहुत ज़्यादा है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप जैसे देखेंगे अमेज़न है, फेसबुक है, चाहे आपका ईबे है, नेटफ्लिक्स है, जहाँ पे टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग देखने को मिल रही है स्किल्ड रिसोर्सेज की। और आने वाले टाइम में एआई में जैसा कि एस्टिमेट किया गया है 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स यूएसडी डॉलर्स का मार्केट है और एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, इनमें काफ़ी ज़्यादा आगे डिमांड आपने को देखने को मिलेगी। इवन डेटा एनालिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि अब छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो भी डिजिटल, उनको भी इंसाइट चाहिए अपने डेटा से, और हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक रूटीन प्रोसेस बन रहा है। जी सर, तो वो इसलिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम एवरेज पैकेज को देखते हैं तो ये दो में डिवाइड किया गया है, एक तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे स्टार्टअप्स। तो इकोसिस्टम में तो डेफिनेटली हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा गया है कि एनीवेयर फ्रेशर्स या 1-2 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले और अच्छे रिसोर्सेज को अराउंड 16 to 20 लाख्स ऑन एन एवरेज ऑफर किया जा रहा है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ देखें जो कि बॉम्बे है, बेंगलोर है, पुणे है, इवन चेन्नई है, दिल्ली है, एनसीआर का रीजन है, तो इनमें इंडिया में आप देखें तो काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है। 16 फ्रेशर्स को 16 से 20 स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा ऑफर कर रहे हैं। वहीं पे अगर बड़ी कंपनीज़ हैं और आप अच्छे स्किल्ड हैं तो वो एनीवेयर अराउंड 10-12 लैक्स 13 लैक्स के आसपास का इनिशियल पैकेज, जो कि आपका 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ऑफ़र किया जा रहा है। और अगर बहुत ही अच्छा कोई रिसोर्स है तो फिर नो लिमिट ही नहीं है वो। तो ये भी देखा गया है कि काफ़ी हाई पैकेज पे भी मिले हैं लोगों को पैकेज। तो सर ये मार्केट है। तो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न स्टूडेंट के माइंड में आता है या काफ़ी बज़ क्रिएट हो चुका है इसको लेके कि जितना एआई का एडवांसमेंट होगा उतनी जॉब्स को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होगी या कंपनीज जो है वहाँ ले ऑफ बढ़ेगा। तो इसमें कितनी क्लैरिटी है स्टूडेंट को? कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी कि अगर वो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो फिर आगे आईटी इंडस्ट्री में किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होंगे और कहाँ पर एआई का इम्पैक्ट हमको दिखता है। एक इसका रियल टाइम जो एक सिचुएशन है उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? जी तो सर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे अगर मैं देखूँ तो जो भी रिडंडेंट काम है, जो कि रिपीटेटिव काम है, डेफिनेटली वो तो चले जाएंगे और उनकी जगह पे एआई जो है वो ऑटोमेशंस जो अभी हो रहे हैं वो उसकी जगह पे ले लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल लगातार अगर वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं
और इन टूल्स में जो कि रिसेंटली बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, और उनको बनाना कैसे है और उनको यूज़ कैसे करना है। तो दो तरह के जॉब्स एआई में काफ़ी प्रेवलेंट होंगे आगे जाके। एक तो ऐसे लोग जो कि उन टूल्स को चलाना जानते हैं, और एक ऐसे लोग जो उन टूल्स को बनाना जानते हैं। तो बाकी इन दोनों जॉब्स का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहेगा मार्केट में और आगे आने वाले टाइम में। और जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो डेफिनेटली मतलब एक अनावश्यक डर मुझे लगता है कि स्टूडेंट के माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अगर अलाइन करते हैं, अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है, आप थोड़ा सा अपने आप को उस डायरेक्शन में सेट कीजिए, टूल टेक्नोलॉजी पे प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद इसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग देख पाएंगे। जी, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक्सेल सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब चैट जीपीटी का एक इंटीग्रेशन आ गया है एक्सेल में। तो उससे क्या हो गया है कि एक्सेल में ही आपको चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के द्वारा आप फंक्शंस बना सकते हैं, फार्मूलाज बना सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कौन सा फार्मूला यहाँ पे लिखना है और किस तरह से लिखना है, उसका सिंटेक्स क्या है, और या फिर VBA का जो कोड है उसमें भी आपको, तो वो सब आपका, अगर आप इंटीग्रेशन उसका जान रहे हैं और कैसे इंटीग्रेशन होगा और किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ना है, तो आपका जो काम 4 घंटे में करना था वो आपका काम आधी घंटे में भी हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंटीग्रेशन कैसे होगा और किस तरह से प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे फिल्टर लगाना है। बिल्कुल। आज स्टूडेंट में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ कि ओसोप कोडिंग के AI डिपार्टमेंट को वैभव जैन जी लीड करेंगे, एंड ही इज़ वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस ओसोप कोडिंग AI डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी बात आपको ये मिलेगी कि ये मैं कॉन्फिडेंस से क्लेम कर सकता हूँ कि सेंट्रल इंडिया में AI ML और डेटा एनालिटिक्स को लेकर इतनी वाइड वेराइटी ऑफ कोर्सेस शायद ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है इंदौर शहर के लिए या सेंट्रल इंडिया के। अगर हम ऑनलाइन मोड में भी अपीयर होना चाहते हैं, कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वैभव जैन सर का गाइडेंस आपको लगातार ओसोप कोडिंग के प्लेटफॉर्म पर या फिजिकल सेंटर्स पर मिलता रहेगा। तो मैं कुछ और सर से बात करना चाहता हूं कि वो आपको थोड़ा बताएं कि किस लेवल के कोर्सेज हम ओसोप कोडिंग के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, और कि रेगुलर हमारी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स की एक बोलते हैं कि बड़ी सीरीज़ लगातार यहाँ पर शुरू होगी। और स्टूडेंट को सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर इंसाइट मिलेगी फ्यूचर ट्रैक को लेकर, एक उनके करियर पाथ को लेकर। जी सर, बिल्कुल। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम AI अवेयर कर सकें, AI लिटरेसी से बिल्कुल परिचित करा सकें। और हमने इसके लिए 10 से 12 हार्डकोर कोर्सेज भी डिज़ाइन करे हैं, जो कि दोनों ट्रैक में हैं। कोडिंग वाले ट्रैक में भी हैं, नॉन कोडिंग वाले ट्रैक में भी हैं, लो कोड वाले जिसमें टूल्स पे हम फोकस मतलब मैनेजमेंट आर्ट्स हो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट भी उन कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, और जी सर, हार्डकोर टेक्नोलॉजी वाले बंदे भी जा सकते हैं उसमें। जी सर। तो जिन लोगों का बिल्कुल हार्डकोर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कि जो कि गीक्स अपने आप को बोलना चाह रहे हैं और जो आगे बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। उनमें हैंड्स ऑन भी हैं, उनमें वर्कशॉप्स भी हैं, उनमें असाइनमेंट्स भी हमने रखे हैं, उनमें क्विजेज़ भी रखे हुए हैं, और उनमें हमने हैकाथन्स भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, और लाइव सेशंस भी हैं हमारे। और जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि थोड़ा बिजनेस साइड में जाना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने नो कोड या लो कोड, जिस पे 100% हम टूल्स पे फोकस किया जाएगा और अचीव किया जाएगा। तो उसमें भी पूरा पर्सोना बिल्डिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट को कैसे लिंक करते हैं, और काफ़ी सारा वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज हम ला रहे हैं उस ऑफ AI में। और बिल्कुल 1-to-1 मेंटरशिप। एक जो आपका थॉट था कि हम टीचर्स को भी ट्रेंड करें, जो प्रोफेसर्स हैं स्कूल्स में, रिनोन स्कूल्स में भी आजकल AI और उसका ट्रैक आ गया, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को, ट्रेनर्स को और कारपोरेट को भी कहीं ना कहीं ओसोप कोडिंग के डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग सर्व करने की कोशिश करेंगे। उसको लेके वैभव जैन जी का एक प्रॉपर प्लान है पूरा। जी, हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जिनमें हम केटर करेंगे केवल फैकल्टीज़ को, जो कि कॉलेज की फैकल्टीज़ हैं, उन्हें इक्विप करेंगे नया जो करिकुलम है, जो नए टूल्स आ रहे हैं उनके, जो कि उनको रिसर्च में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड टूल्स भी आ रहे हैं मार्केट में। उसके अलावा कॉरपोरेट्स के लिए हमारे अलग से ट्रेनिंग्स हैं, जो कि ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेशंस हैं,
3 दिन के हैं, 2 दिन के हैं, घंटों के हिसाब से भी हैं, जिनमें शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, वो हमने लॉन्च करने का हमारा प्लान है। उसके अलावा स्कूल्स के लिए भी इनोवेशन लैब्स पे हम सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी करिकुलम आ गया एआई का, तो वो इनोवेशन लैब्स में स्कूल्स में बच्चे कैसे क्या बना सकते हैं, तो ये पूरा अम्ब्रेला को हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक खबर हम सभी के लिए और पूरी ओसोप कोडिंग फैमिली के लिए कि वैभव जैन जी ने इस पर्टिकुलर ओसोप कोडिंग के साथ ही, चूँकि ये स्टूडेंट भी रहे हैं और आज अपने इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी स्टूडेंट कम्युनिटी को और कॉरपोरेट्स को और स्कूल कॉलेजेस को सर्व करने की जो इनकी एक भावना है कि उस एक्सपर्टीज़ को हम ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएं, कैसे उसको स्ट्रेंथन करें और सेंट्रल इंडिया से मेजॉरिटी ऑफ एआई एमएल और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोफेशनल्स हैं वो हम लोग दे पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब समय दिया सभी को, आज ओसोप कोडिंग के स्टूडियो में आकर आपने इतना समय दिया और आगे तो अब लगातार इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़कर हम लोग लगातार काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट की जो भी क्वेरीज होंगी उसको लेकर भी हम लगातार सर अलग अलग तरीके से आपके बीच में डिफरेंट शेड्यूल्स के साथ आएंगे। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपकी डिमांड है, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है आपके इस सेशन से रिलेटेड, या वैभव जैन सर से आपकी कुछ क्वेरीज हों तो वो भी आप लिंक्डइन पर जाकर वैभव जैन सर के आप डायरेक्ट हम लोग लिंक शेयर कर देंगे सर की लिंक्डइन प्रोफाइल की भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपके कुछ भी तरह की क्वेरीज होंगी तो उनको हम आगे अपने डिफरेंट वीडियोज़ में भी रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।